नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 7 दिसंबर 2025, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 7 दिसंबर का दिन इतिहास में कई बड़ी और यादगार घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं साल 1941 की, जब जापान ने अचानक पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इस हमले के बाद अमेरिका सीधे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतर गया। यह घटना दुनिया की राजनीति और युद्ध के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ था। भारत में 7 दिसंबर को हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। यह दिन उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए होता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इसी दिन साल 1856 में भारत में पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था। यह समाज में बड़े बदलाव की शुरुआत थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मजबूत कदम माना जाता है। साल 1972 में इसी दिन नासा ने अपोलो 17 मिशन लॉन्च किया था, जो चांद पर जाने वाला आखिरी मैन्ड मिशन था। और साल 1995 में इसी दिन भारत ने अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 2C लॉन्च किया। इसी दिन नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट भी बृहस्पति ग्रह तक पहुंचा था, जो स्पेस साइंस की दुनिया की बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस आने वाले सालों में अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। मोदी ने रूस की कंपनियों को मेक इन इंडिया में भाग लेने की अपील की है। यह फैसला भारत के उद्योग, रोजगार और आर्थिक ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। सबसे बड़ी घोषणा रही कि रूस के नागरिकों को भारत आने के लिए 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा, मेडिकल, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और वर्क मूवमेंट को लेकर भी नई डील साइन हुई। मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन, रोजगार और बिजनेस और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। यह कदम भारत को ग्लोबल टूरिज्म में और मजबूत बनाता है। पीएम मोदी और पुतिन की बैठक में रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री में मिलकर साथ काम करने की बात कही। मोदी ने बताया कि भारत और रूस अब नए डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स पर साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि रूस भारत को तेल और गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के देता रहेगा, चाहे दुनिया में कोई भी दबाव क्यों न हो। मोदी ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह भरोसा भारत रूस दोस्ती को और मजबूत बनाता है। बढ़ती दुनिया की अनिश्चितता के बीच यह गारंटी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी स्थिर रह सकते हैं। दिल्ली में हुए 23वें इंडिया रशिया समिट में दोनों देशों ने कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, नौकरी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहे। मोदी और पुतिन ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बैठक आने वाले वर्षों में भारत रूस रिश्तों को नई दिशा देगी। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कल पीएम मोदी ने संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी का जीवन संविधान, समानता और न्याय के मजबूत मूल्यों को दर्शाता है। मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी भारत के विकास और समाज सुधार के लिए प्रेरणा देते हैं। इस मौके पर कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। अम्बेडकर पुण्यतिथि के मौके पर संसद भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, विपक्ष के नेता और कई सांसद इसमें शामिल हुए। मोदी ने कहा कि अम्बेडकर ने भारत में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने उनके दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की है। मोदी की अगुवाई में भारत रूस रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। कल की बैठक में दोनों देशों ने कहा कि वे डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक और एजुकेशन सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। मोदी ने कहा कि इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी। यह साझेदारी भारत को आने वाले वर्षों में आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर फायदा देगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह भारत की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी जीत है। मोदी और पुतिन ने दुनिया की बदलती पॉलिटिकल सिचुएशन, एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत और रूस मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करेंगे और पीस इफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया को स्थिरता और संतुलन की जरूरत है। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। आज की बड़ी खबर बिहार से है, जहां जेडीयू में फिर से ये चर्चा गर्म है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। पार्टी के बड़े नेता संजय झा ने कहा कि बहुत लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन आखिरी फैसला उन्हीं का होगा।
इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया डिबेट शुरू हो गया है। लोग इसे फैमिली पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल निशांत ने कोई साफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर यह मुद्दा तेजी से चर्चा में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना में लगे एक खास बुक फेयर में पहुंचे, जो वरिष्ठ लेखक अवधेश प्रीत को समर्पित था। यहां नीतीश कुमार ने एक नई किताब का लॉन्च भी किया। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को बिहार में साहित्य और कला को सपोर्ट देने के सिंबल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ने और लिखने की संस्कृति किसी भी समाज को मजबूत बनाती है। बिहार में एक अहम फैसला हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जाएगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स, सवाल जवाब और कामकाज अब डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। मजेदार बात यह है कि पहले नीतीश जी मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब उन्होंने डिजिटल सिस्टम को अपनाने का फैसला लिया है। इसे उनका बड़ा यू टर्न भी कहा जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे काम ज्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न तरीके से होगा। बिहार की पॉलिटिक्स में इसे पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। यूपी सरकार ने अवैध बंगाल और रोहिंग्या प्रवासियों को रोकने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम योगी ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी कड़ी की जाए और सस्पिशियस एंट्री को तुरंत रोका जाए। राज्य में कई जगह टीम्स तैनात कर दी गई हैं, जो पहचान और डॉक्यूमेंट की पूरी तरह चेकिंग करेंगी। सरकार का कहना है कि अवैध प्रवास बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ता है, इसलिए यह कदम बेहद जरूरी है। इस ऑपरेशन का मकसद है कि यूपी में इलीगल एंट्री को जीरो किया जाए और लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जाए। सीएम योगी ने ODOP 2.0 लॉन्च किया, जो यूपी के छोटे और स्थानीय कारोबारों के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। नए वर्जन में हर जिले के लोकल प्रोडक्ट को मॉडर्न पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की तैयारी है। इसके साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन भी शुरू होगा, जिसके तहत यूपी के ट्रेडिशनल फूड्स को पूरे देश और विदेश में प्रमोट किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों लोगों को रोजगार और कारोबार में ग्रोथ मिलेगी। ODOP 2.0 आने वाले समय में यूपी की इकोनॉमी को मजबूत करने का बड़ा प्लान माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर तनाव बढ़ गया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के नाम पर उपयोग कर धार्मिक भावना को प्रभावित किया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि कबीर को चुनावी लाभ के लिए आगे किया जा रहा है, जिससे राज्य में समुदायों के बीच दूरी बढ़ सकती है। दूसरी ओर टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह अस्वीकार किया है और कहा है कि भाजपा केवल वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तीखी बहस जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संप्रीति दिवस मनाते हुए एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती हमेशा प्रेम, भाईचारे और मेल मिलाप की रही है। ममता ने सभी नागरिकों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय से एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल का समाज किसी भी तरह के विभाजन को स्वीकार नहीं करता और लोगों ने हमेशा एकजुट रहने की परंपरा निभाई है। यह संदेश हाल में बढ़ते तनाव को शांत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।